फतूर इश्क एपिसोड 59। अरसम खिड़की के पास खामोशी से खड़ा था। उसकी सुर्ख आंखें बाहर किसी अनजाने नुक्ते पर जमी थी। तभी उसकी नजर आसमान पर मंडलाते एक उकाब पर पड़ी। वो बहुत ही बुलंदी पर खामोशी से चक्कर काट रहा था। नीचे जमीन पर एक छोटा सा सांप घास के दरमियान सरकता दिखाई दिया। अकाब ने फौरन से हमला नहीं किया, वो बस इसे देखता रहा। उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। कुछ लम्हे गुजरे, फिर अचानक से उकाब बिजली की रफ्तार से नीचे झपटा। एक ही बार, और सांप इसके पंजों में था। अगले ही पल वो दोबारा आसमान की बुलंदियों में था। अरसम की नजर देर तक उकाब पर जमी रही। महानूर चुपचाप सोफे पर बैठी उसको देख रही थी। उसे पता था उसका भाई इस वक्त सिर्फ एक ही बात सोच रहा है। इस दौरान दरवाजा खुला, शाजिम दुरानी अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ में खाने के पार्सल्स थे। उन्होंने दोनों को देखा और आहिस्ता से उनके पास सोफे पर बैठ गए। अरसम अरसम ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर कोई एहसास नहीं था, बस आंखों में जलता इंतकाम था। बैठो, शाजिम ने नरमी से कहा। अरसम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा बैठो। इस बार इनका लहजा मजबूत था। चंद लम्हों के बाद अरसम वापस से आकर खामोशी से बैठ गया। शाजिम ने इसके करीब आकर इसके कंधे पर हाथ रखा। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, मगर मेरी पूरी बात सुनना। कमरे में खामोशी छा गई और शाजिम ने गहरी सांस ली। रजाइल का रजाइल कोई आम लड़का नहीं है। वो अदनान सिकंदर का बेटा है। एक बहुत ही बाअसर सियासी खानदान। अगर तुमने गुस्से में इसके साथ कुछ भी किया तो कानून तुम्हारी बात सुनने से पहले तुम्हें कातिल करार दे देगा। अरसम ने सर्द लहजे में कहा था। मुझे कानून से कोई उम्मीद नहीं है, शाजिम ने फौरन से जवाब दिया। लेकिन मुझे है। हमें कम अज कम एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर रजाइल ने जुर्म किया है तो इसे सजा भी कानून ही देगा। अरसम ने कुछ नहीं कहा। शाजिम ने बात आगे बढ़ाई। एक और बात, तुम अकेले नहीं हो, महानूर भी है। ये लफ्ज सुनते अरसम की नजर अपनी बहन की जानिब उठी। महानूर की आंखें फौरन से भर आई। वो धीरे धीरे उठकर अरसम के पास आई। एक पल इसने अपने भाई को देखा और अगले ही पल इससे लिपट गई। भाई, इसकी आवाज रोते रोते टूट गई। प्लीज, प्लीज कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैं पहले ही अम्मी और बाबा और फिर सितारा और आगा जान को खो चुकी हूँ। मैं आपको नहीं खोना चाहती। उसने अरसम को और मजबूती से पकड़ लिया। प्लीज भाई, हम कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं। अगर रजाइल ने जुर्म किया है तो पहले कानून को इसे सजा देने का मौका देते हैं। अगर आपको कुछ हो गया, मैं जी नहीं पाऊंगी। उसकी हिचकियां बन गई। प्लीज, मेरी बात, मेरी खातिर। अरसम की आंखें बंद हुई। इसने धीरे से महानूर के सर पर हाथ रखा। उसके आंसू उसकी शर्ट को भिगो रहे थे। काफी देर के बाद इसने एक गहरी सांस ली। ठीक है। उसकी आवाज बहुत ही धीमी थी। सिर्फ तुम्हारे लिए नूर, हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। महानूर ने आंखें बंद करते अल्लाह का शुक्र अदा किया। शाजिम दुरानी ने भी सुकून का सांस लिया। फिर इन्होंने डायरी मेज पर रख दी। आज से तुम्हारा काम सिर्फ एक है, सबूत जमा करना। सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन जाकर रजाइल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे, फिर एक अच्छा सा वकील करेंगे और जितने भी सबूत मिल सकते हैं सब जमा करेंगे। वकील, केस, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, हर चीज का खर्चा मैं उठाऊंगा। तुम पैसों की बिल्कुल भी फिक्र मत करना। अरसम ने धीरे से पूछा, और आप? शाजिम का चेहरा संजीदा हो गया। मैं पुलिस स्टेशन या कोर्ट में तुम्हारे साथ नजर नहीं आऊंगा, इसलिए क्योंकि मैं पुलिस स्टेशन या कोर्ट में तुम्हारे साथ नजर नहीं आऊंगा इसलिए क्योंकि अदनान सिकंदर मेरी बीवी हानिया का सगा भाई है। अगर अदनान या हानिया को जरा भी पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो वो पहले से भी ज्यादा होशियार हो जाएंगे। इन्हें लगना चाहिए कि तुम एक गरीब लड़के हो जिसके पास ना पैसा है, ना कोई ताकत, ना कोई सहारा। जब दुश्मन तुम्हें कमजोर समझता है तभी वो गलती करता है, और हमें इसकी वही गलती पकड़नी है। इन्होंने अरसम के कंधे पर हाथ रखा था। मैं पर्दे के पीछे रहकर हर मुमकिन मदद करूंगा, लेकिन फिलहाल इन्हें मेरी मौजूदगी का पता नहीं चलना चाहिए। अरसम ने सितारा और आगा जान की तस्वीर की जानिब देखा, फिर महानूर के आंसू से भीगे चेहरे को। काफी देर के बाद इसने धीरे से सर हिला दिया। ठीक है मामू, हम पहले कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन अगर इस बार भी इंसाफ बिक गया। उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया, मगर उसकी सुर्ख आंखों में जलती आग देखकर शाजिम दौरानी समझ गए थे इस अधूरे जुमले का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। सुबह के करीब 11 बजे थे। शहर के एक मशहूर यूथ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड पब्लिक पॉलिसी समिट में सेनेट में मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए यंग पॉलिटिकल रिसर्चर्स और पॉलिसी
एक्सपर्ट्स मौजूद थे। हाल के बीच एक लंबे कद वाला जवान चारकोल ब्लैक सूट में पुरवकार अंदाज में खड़ा था। एलईडी स्क्रीन पर इलेक्शन कैंपेन मॉडल्स, पब्लिक पॉलिसी और यूथ एंगेजमेंट के ग्राफ नजर आ रहे थे। जैसे ही इसने अपना प्रेजेंटेशन मुकम्मल किया, हाल तालियों से गूंज उठा। एक सीनियर पॉलिटिकल कंसल्टेंट ने मुस्कुराया। एक्सीलेंट मिस्टर रईस, यू हैव द क्वालिटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर। रईस ने बस हल्का सा सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। प्रेजेंटेशन के बाद मीडिया टीम इसके पास आई। सर, वो नीड प्रोफेशनल पिक्चर एंड स्पोर्ट प्रमोशन वीडियोस फॉर कैंपेन पेज। रईस ने हाँ में सर हिला दिया। कभी वो कॉन्फ्रेंस बैक ड्रॉप की तस्वीर खिंचवा रहा था, कभी वो कॉन्फ्रेंस बैकड्रॉप के सामने तस्वीर खिंचवा रहा था, कभी डेलीगेट्स के साथ डिस्कशन करते हुए वीडियो बन रही थी, और कभी कैंपेन स्ट्रेटजी बोर्ड के सामने खड़े कैमरे को एड्रेस कर रहा था। शूट खत्म ही हुआ था कि इसके फ़ोन की रिंगटोन बजी। इसने स्क्रीन देखी और फौरन ही कॉल रिसीव की। हाँ, दूसरी तरफ से किसी ने चंद बातें की। रईस ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, मैं वहां पहुंचकर बात करता हूँ। कॉल खत्म करते इसने फ़ोन लॉक किया। स्क्रीन पर एक पल के लिए रोशन हुई। वॉलपेपर पर एक लड़की की तस्वीर चमक रही थी। आइस ब्लू आंखें, मासूम चेहरा और नूर से भरपूर चेहरा। रईस के होठों पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन इसके करीब खड़े एक अंग्रेज पार्टिसिपेंट की नजर भी वॉलपेपर पर पड़ गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। गॉश, हु इज दैट ब्यूटी मैन? आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल इन माई लाइफ। करीब खड़े दूसरे अंग्रेज लड़का हंस पड़ा था। ब्यूटीफुल? ब्रा, शी इज डैम हॉट। फिर इसने हंसी में अनुरल के बारे में एक बेहद घटिया और गैर इखलाकी जुमला कह दिया। उसका जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि रईस का मुक्का सीधा इसके जबड़े पर पड़ा। वो लड़का पीछे उछलकर कॉन्फ्रेंस हॉल के फर्श पर जा गिरा। सब लोग एकदम खड़े हो गए। रईस? लेकिन रईस की आंखों में खून उतर चुका था। उसने उसका कॉलर पकड़कर इसे जोर से उठाया। हाउ डेयर यू बास्टर्ड! दूसरा मुक्का इसके चेहरे पर पड़ा। तीसरा मुक्का। लड़के के होंठों से खून बहने लगा। हाल में अफरा तफरी मच गई। तीन चार लोग फौरन दौड़ते आए। रईस, लीव हिम, काम डाउन। मुश्किलों से इन्होंने रईस को पीछे खींचा, मगर उसकी नजर अब भी उसी आदमी पर जमी थी। वो आदमी लरजते साथ उठ बैठा। एक सीनियर कंसल्टेंट ने सख्ती से कहा, अपोलोजाइज राइट नाउ। वो लड़का दर्द से कराहते बोला, आई एम सॉरी मैन, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई डोंट नॉट मीन इट। रईस धीरे से इसके करीब गया। उसने झुककर इसके कॉलर को सीधा किया, फिर इसकी आंखों में देखते बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, रिमेंबर वन थिंग, शी इज माइन। डोंट यू नेवर लुक एट हर, डोंट यू एवर टॉक अबाउट हर, एंड डोंट यू हैव डेयर थिंक अबाउट हर। रईस ने इसके कॉलर को छोड़ दिया, फिर अपना कोट ठीक किया, फोन उठाया और बिना पीछे देखे कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल गया। उसके जाते ही हॉल में गहरी खामोशी छा गई। घर के बाहर दहलीज पर वो खामोशी से बैठा था। ब्लैक टी शर्ट, डार्क जीन्स और उंगलियों के दरमियान जलती हुई सिगरेट। हर कश के दौरान धुआं हवा में घुलता जा रहा था, मगर इसके सीने में जलती आग उस धुएं से कहीं ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। उसके सुर्ख जहन बेजान सी उसकी सुर्ख आंखें बेजान सी सामने फैली सड़क पर जमी थी। जहन में बस एक ही नाम गूंज रहा था, रज़ाइल सिकंदर। उसकी सिगरेट का आखिरी उसने सिगरेट का आखिरी कश लिया और नीचे फेंककर जूती तले मसल दिया। घर घर पर वो अकेला था। महानूर को शाजिम दौरानी जबरदस्ती बाहर ले गए थे ताकि उसका जहन पुरसुकून हो जाए, और वो बाहर थोड़ा सा हल्का फुल्का महसूस कर। वो अभी अपनी सोचों में गुम था, तभी ड्राइंग रूम से मोबाइल की रिंगटोन गूंज उठी। अरसम ने एक नज़र अंदर की जानिब देखा। मामू फिर फोन भूल गए। इसने तवज्जो नहीं दी। रिंगटोन बंद हो गई, फिर दोबारा से गूंजी। एक बार, दो बार, तीन बार। क्या मुसीबत है? अरसम झुंझला कर उठा और फौरन अंदर गया। फोन मेज पर चमक रहा था। उसने स्क्रीन की जानिब देखा। प्रिंसेस कॉलिंग। नाम देखते अरसम की भवें सुकड़ गई। उसका चेहरा सख्त हो गया और वो जानबूझकर कॉल काट चुका था। कॉल कट हो गई। 2 सेकंड के बाद फिर से रिंगटोन बजी। इसने आंखें बंद करते गहरी सांस ली। कितनी जिद्दी है। फोन फिर बजता रहा। आखिर तंग आकर उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से फौरन से नाराज सी आवाज सुनाई दी, डैड, आपने मेरी पहली कॉल पर फोन रिसीव क्यों नहीं किया? आप जानते हैं ना मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर और आप खामोश क्यों हैं? अरसम, जिसका मूड पहले ही ठीक नहीं था, उसकी आवाज सुनते माजी के जख्म फिर से ताज़ा हो गए, जिससे उसका रहा सहा मूड भी खराब हो गया था। क्या तुम कोई महारानी हो जो तुम्हारी एक बेल पर कॉल रिसीव कर ली जाए?
दो पल की खामोशी छा गई, फिर अनुरल की आवाज पहले से ज्यादा संजीदा हो गई। कौन हो तुम? मेरे डैड का फोन तुम्हारे पास क्यों है? तुम्हें जानकर क्या मिलेगा? अनुरल ने अपनी आवाज बुलंद की। ना ही गुस्से का इजहार किया, उसका लहजा वही पुरसुकून था। मुझे सिर्फ ये जानना है कि मेरे डैड का फोन तुम्हारे पास क्यों है। तुम्हारे डैड घर पर नहीं है और फोन भूल कर गए हैं। इतनी मालूमात काफी है। कहाँ गए हैं वो, और तुम कौन हो? मैं तुम्हें रिपोर्ट देने का पाबंद नहीं हूँ। अनुरल चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसने वही पुरसुकून लहजा इख्तियार किया। मैं किसी अजनबी की बात पर यकीन नहीं करती। हो सकता है कि तुमने डैड का फोन चुरा लिया हो। अरसम के सब्र की डोर टूटने लगी। तो पुलिस को बुला लो। इसने फौरन ही कॉल कट कर दी, लेकिन फोन लगातार बजने लगा। अगर वो अपना फोन होता तो वो कब का तोड़ देता। आखिर इसने झुंझलाकर रसीद किया। देखो, मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है। अगर दोबारा फोन किया ना, तो फिर मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। अनुरल की आवाज में जरा भी घबराहट नहीं थी। धमकियां बाद में देना, और जब मुझे यकीन नहीं होगा मैं कॉल और जब तक मुझे यकीन नहीं होगा मैं कॉल करती रहूंगी। पहले ये साबित करो कि डैड वाकई ही तुम्हें जानते हैं। अरसम ने तल्खी से कहा। कैसे? अपना नाम बताओ। नहीं। कोई और पहचान? नहीं। कहाँ रहते हो? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम सिर्फ मना ही करते रहोगे। अरसम के पहले से ज्यादा आवाज सख्त हो गई। मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं बताऊंगा। सुना नहीं तुमने? अनुरल ने गहरा सांस लिया। मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं बताऊंगा। सुना नहीं तुमने? अनुरल ने गहरी सांस ली। अब उसकी आवाज बिल्कुल पुरसुकून थी। अपनी आवाज नीचे रखो। तुम मेरे डैड से बात नहीं कर रहे। अरसम की आंखों में जलन और बढ़ गई। तो किससे बात कर रहा हूँ? अनुरल ने बगैर बदले लहजे में जवाब दिया। मुझसे। और अपनी औकात में रहकर बात करो। तुम मेरे शौहर नहीं हो जो इस लहजे में मुझसे बात करते फिरो। एक पल, सिर्फ एक पल, और अरसम के अंदर दबा हुआ सालों का लावा फट गया। उसके जहन में हानिया का चेहरा उभर आया। शट अप। उसकी गरजती आवाज फोन के दूसरी तरफ तक गूंज उठी थी। तुम जैसी बदतमीज और मगरूर लड़के का शौहर बनना तो दूर की बात है, मैं तुम जैसी लड़कियों की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। घिन आती है मुझे तुम लोगों के गरूर से। वो बिल्कुल ठंडा, पुरसुकून और नॉर्मल लहजे में बोली। तुम्हारी सोच तुम्हारी जुबान से ज्यादा साफ जाहिर हो रही है। इस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। हर इंसान दूसरे को अपनी सोच के हिसाब से देखता है। इसलिए तुम मुझे क्या समझते हो? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही गरूर है तुम लोगों का। बिल्कुल अपने माँ पर गई हो। हुस्न और पैसा मिल जाए तो दुनिया खरीद ली। थोड़ी तमीज भी सीख लो। इसने गहरी सांस ली, मगर इसके सीने में भड़कती आग जरा भी ठंडी नहीं हुई थी। और एक बात कान खोलकर सुन लो, दोबारा कॉल मत करना। मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए बिल्कुल फारिग नहीं हूँ। अगर तुम्हारे डैड से बात करनी है तो आधे घंटे के बाद कॉल कर लेना। अपना पूरी भड़ास निकाल कर वो बगैर इसका जवाब सुने कॉल कट करता। जरा जोर से सोफे पर फेंक दिया। आई हेट यू। इसके दिल से बेसाख्ता निकल गया। आंखों से एक आंसू गिरा, और दूसरी तरफ अनुरुल ने चंद लम्हे फोन की स्क्रीन को देखा। कितना बदतमीज इंसान था। डैड से पूछूंगी कि आखिर यह था कौन। शहर के सेंट्रल पुलिस स्टेशन के बाहर एक बाइक आकर रुकी। अरसम ने इंजन बंद किया, इसके साथ महानूर भी नीचे उतरी। दोनों कुछ लम्हों तक पुलिस स्टेशन की इमारत को देखते रहे। यह पहली बार था जब वो इंसाफ मांगने आए थे। अरसम ने गहरी सांस ली। चलो। दोनों अंदर दाखिल हुए। पुलिस स्टेशन के अंदर आम रोज की तरह हलचल थी। कोई किसी की रिपोर्ट लिखवा रहा था, कोई लॉकअप के बाहर खड़ा था। दो कांस्टेबल चाय पीते आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। रिसेप्शन पर बैठे हवलदार ने सर उठाकर दोनों को देखा। जी, हमें एफआईआर दर्ज करवानी है। किस सिलसिले में? मर्डर। हवलदार का चेहरा संजीदा हो गया। किसका मर्डर? मेरी बहन सितारा। इसने फौरन अंदर बैठे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब इशारा किया। इंस्पेक्टर साहिब के पास जाइए। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद की। बैठिए। अरसम और महानूर सामने कुर्सियों पर बैठ गए। इंस्पेक्टर ने पेन उठाया। नाम? अम अरसम शमशेर राना। लड़की का नाम? सितारा खान। अच्छा। इंस्पेक्टर लिखता रहा। अब बताइए हुआ क्या था? अरसम ने पूरा वाकया तफसील से सुनाया। इंस्पेक्टर खामोशी से लिखता रहा। लेकिन जैसे ही अरसम ने एक नाम लिया, रजाइल सिकंदर, इंस्पेक्टर के पेन की रफ्तार अचानक रुक गई। उसने एक पल के लिए सामने बैठे दूसरे ऑफिसर को देखा, फिर दोनों की नजरें मिली। फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसने दोबारा लिखना शुरू कर दिया। अरसम की तेज निगाहें ये छोटी सी हरकत देख चुकी थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम्हारा कहना है कि कातिल रजाइल सिकंदर है? जी। कोई दुश्मनी थी इससे? उसने मेरी बहन को मार दिया। मेरा सवाल कुछ और था। क्या पहले कोई दुश्मनी चल रही थी? अरसम की मुट्ठी आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। नहीं।
इंस्पेक्टर ने अगला सवाल किया, लड़की का उससे कोई चक्कर था? ये सुनते अरसम का खून खौल उठा। तमीज से बात कीजिए। उसकी आवाज़ सख्त हो गई। इंस्पेक्टर बिल्कुल ही पुरसकून लहजे में बोला, हमें हर पहलू देखना पड़ता है, ये प्रोसीजर है। यूनिवर्सिटी में इसने सितारा को तंग करना शुरू कर दिया था। उसके पीछे घूमता था, उसे जबरदस्ती रोकता था, उसे हाथ लगाने की कोशिश करता था। और एक दिन अरसम की मुठ्ठियां भीज गई। उसने हद पार कर दी। मैंने उसे सबके सामने मारा था। इंस्पेक्टर का पेन रुक गया। तुमने मारा था? जी। क्यों? इस बार महानूर बोल पड़ी। क्योंकि उसने मेरी बहन सितारा के साथ बदतमीजी की थी। वो इसे जबरदस्ती छूने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर ने फौरन से अगला सवाल किया, इस बात को कोई सबूत है? कमरे में खामोशी छा गई। कोई सीसीटीवी, कोई वीडियो, कोई रिटन कंप्लेंट, कोई विटनेस जो कोर्ट में आकर गवाही दे सके? महानूर ने धीमी आवाज में कहा। पूरी यूनिवर्सिटी जानती थी। इंस्पेक्टर ने फौरन ही टोक दिया। जानना और कोर्ट में गवाही देना दो अलग बातें हैं। इंस्पेक्टर कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर हंसा था। तो तुम लोग तो तुम लोगों का मतलब है, जिस लड़के ने यूनिवर्सिटी में तुम्हारी बहन को तंग किया, उसी ने इसको कत्ल भी कर दिया? जी। अरजम ने दांतों तले जवाब दिया था। इंस्पेक्टर ने कंधे उचकाए। कितनी अजीब बात है। इस मुल्क में रोज हजारों लड़के लड़कियों को तंग करते हैं, क्या सब कातिल बन जाते हैं? अरसम की आंखों में खून उतर आया। महनूर ने फौरन इसकी कलाई को दबाया। फिर इसने अरसम को देखा। और तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो किसी को मारने वाले? क्या तुम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं जा सकते थे? क्या तुम पुलिस रिपोर्ट नहीं करवा सकते थे? या तुम खुद को हीरो समझते हो? यह जुमला सुनते अरसम कुर्सी से उठने ही वाला था, मगर इसी लम्हे मानूर ने इसकी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। भाई प्लीज। इसकी भीगी हुई आंखों में सिर्फ एक इल्तजा थी। आपने मुझसे वादा किया था। अरसम ने अपनी बहन की जानिब देखा और खून का घूंट पीकर अपना गुस्सा जब्त कर लिया। एक और बात। इंस्पेक्टर ने अब महानूर की जानिब देखा। हादसे के वक्त तुम वहां मौजूद थी? जी। मैं आई विटनेस हूँ। तुमने कातिल का चेहरा देखा? नहीं, इसने मास्क पहना था। फिर तुम इतने यकीन से रजाइल का नाम कैसे ले रही हो? महानूर की आंखों में आंसू भर आए। मैं उसकी बाइक को पहचानती हूँ। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे याद है। उसने अपनी आंखों से देखा। इंस्पेक्टर ने पेन मेज पर रख दिया। मैं तुम्हारी बात नहीं झुठला रहा, लेकिन कोर्ट में सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं होता। बाइक का नंबर नोट कर लेना अच्छी बात है, मगर इससे यह साबित नहीं होता कि वही चला रहा था। मुमकिन है बाइक किसी और के पास हो। मुमकिन है नंबर प्लेट फेक हो। कानून अंदाजों पर नहीं, सबूतों पर चलता है। महानूर की पलकों से आंसू टपक पड़े। मैं झूठ नहीं बोल रही। इंस्पेक्टर का लहजा अब भी नरम था। मुझे उम्मीद है तुम झूठ नहीं बोल रही, लेकिन उम्मीद और सबूतों में बहुत फर्क होता है। अरसम की मुट्ठी इतनी जोर से बंद हुई कि रगे उभर आई। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद करते गहरी सांस ली। देखिए, मुझे तुम्हारी कहानी से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ सबूत चाहिए। हर पुरानी दुश्मनी को कातिल अगर हर पुरानी दुश्मनी को कत्ल का सबब मान लिया जाए तो आधा शहर कातिल बन जाएगा। इंस्पेक्टर ने फाइल अरसम की जानिब सरका दी। जाओ, जब रजाइल सिकंदर के खिलाफ कोई मजबूत सबूत लेकर आओ, तब दोबारा मेरे पास आना। अरसम की आंखें सुर्ख हो गई। मतलब आप इसका नाम लिखने से इनकार कर रहे हैं? इंस्पेक्टर मुस्कुराया। मैं कानून के मुताबिक चल रहा हूँ। या फिर? इसने तहीर भरी निगाहों से देखा। आजकल लोग अमीर लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे इल्जामात लगाते हैं। महानूर की आंखों से आंसू बह निकले। शर्म कीजिए। तो क्या हुआ? लड़की जवान थी, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई और भी हो। ये सुनते धड़ाम अरसम की मुट्ठी मेज पर पड़ी। शीशा लरस गया। इंस्पेक्टर सीधा होकर बैठ गया। उसकी आंखों में लम्हे भर में खौफ आया। अपना गुस्सा मुझ पर मत दिखाओ, ये पुलिस स्टेशन है। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो लॉकअप में बंद कर दूंगा। महानूर का रंग उड़ गया। भाई। इसने फौरन नरसम का बाजू पकड़ा। प्लीज। फिर रोकर इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ दिए। प्लीज इंस्पेक्टर साहिब, मेरे भाई का मतलब वो नहीं था। इंस्पेक्टर ने सर्द लहजे में कहा। अपने भाई को समझाओ। महानूर ने रोते अरसम का हाथ पकड़ा। चलिए भाई। अरसम की निगाहें अभी भी इंस्पेक्टर पर जमी थी। वो एक लफ्ज नहीं बोला, मगर वो कसम खा चुका था, एक दिन यही मेज होगी, यही पुलिस स्टेशन होगा, और यही आदमी अपने हर लफ्ज का हिसाब देगा। घर के ड्राइंग रूम में गहरी खामोशी छाई थी। शाजिम दौरानी बेचैनी से उन दोनों चेहरों को देख रहे थे। क्या हुआ था पुलिस स्टेशन? महानूर की पलकें फिर से आंसुओं से बह गई। उसने आहिस्ता से पुलिस स्टेशन का पूरा वाकया सुनाया। हर जुमले के साथ शाजिम दौरानी का चेहरा और सख्त होता चला गया। आखिर महानूर चुप हो गई।
कमरे में कुछ लम्हों तक खामोशी छाई रही और शाजिम दुरानी ने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर पुलिस इस तरह का रवैया अख्तियार कर रही है तो हम सीधा एक अच्छे वकील के पास जाते हैं। इन्होंने फौरन से अपना मोबाइल उठाया, कॉन्टैक्ट्स खोले, पहला नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट तक बात हुई, फिर ठीक है। कॉल कट हुई और दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक अन, हर कॉल का अंजाम एक जैसा था। किसके खिलाफ केस है? रजाइल सिकंदर। नाम सुनते हर तरफ चंद लम्हों के लिए खामोशी छा जाती। फिर कोई कहता, माफ कीजिए शाजिम दुरानी, मैं ये केस नहीं ले सकता। कोई कहता, मेरी मजबूरी समझिए। कोई बहाना बनाता, मेरे पास वक्त नहीं है। कोई सीधा मना कर देता। एक कॉल खत्म होती, दूसरी शुरू हो जाती, मगर हर जवाब नाकामी। महानूर की हर उम्मीद दम तोड़ने लगी। अरसम खामोशी से दीवार से टेक लगाए सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एहसास नहीं था, बस उसकी सुर्ख आंखें हर गुजरते लम्हे के साथ और सर्द होती जा रही थी। आखिर शाजिम दुरानी ने एक और नंबर मिलाया। स्क्रीन पर नाम चमका था, वहाज वहाज मलिक। कॉल फौरन से रिसीव हो गई। अस्सलाम वालेकुम वहाज। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे याद कर लिया? शाजिम ने सारी बात तफसील से बताई। दूसरी तरफ काफी देर तक खामोशी छाई रही, फिर वहाज ने धीमी आवाज में कहा, भाईजान, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये केस नहीं ले सकता। शाजिम की भवें सुकड़ गई। क्यों? वहाज ने बोझल लहजे में कहा, भाईजान, हानिया और सारा बहुत अच्छी दोस्त है। अदनान सिकंदर ने भी बहुत मुश्किल वक्त में मेरी मदद की है। अगर आज मैं उसके खिलाफ कोर्ट में खड़ा हो गया तो सिर्फ एक केस नहीं होगा, दो खानदानों में रिश्ते टूट जाएंगे। मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। कॉल कट हो गई और ड्राइंग रूम में मौत जैसी खामोशी छा गई। शाजिम दुरानी का हाथ धीरे से नीचे गिर गया। मोबाइल अब भी उनकी मुट्ठी में था, मगर पहली बार वो खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। उन्होंने धीरे से सोफे पर बैठे अपने चेहरे हाथों में छुपाया। मैं तुम लोगों के लिए एक वकील तक नहीं ढूंढ सका। महानूर की आंखों से फिर से आंसू बह निकले। अब हम इसके खिलाफ सबूत कैसे ढूंढेंगे? सबूत है मेरे पास। उसकी आवाज पर तीनों ने चेहरा उठाया। जहां वो दरवाजे के पास खड़ी थी, उसके होंठों पर हल्की सी थकी हुई मुस्कुराहट थी। यहाँ पर एपिसोड खत्म होती है और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है कि दरवाजे पर कौन खड़ा था। और अगर एपिसोड अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।